अब लेसन नंबर 6 विश्व मानव अधिवास में आप लोगों का पार्ट नंबर 2 है, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार और प्रतिरूप। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार और प्रतिरूपों में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकारों की। जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती है। तो ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों का निर्धारण मकानों की संख्या और मकानों के बीच की दूरी के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों का निर्धारण मकानों की संख्या और मकानों के बीच की दूरी के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर ग्रामीण अधिवासों को 4 भागों में बांटा गया है। सघन अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, मिश्रित अधिवास और चौथा है पल्ली या नंगले। तो ग्रामीण अधिवासों को मकानों की संख्या और मकानों के बीच की दूरी के आधार पे 4 भागों में विभाजित किया गया है, सघन, प्रकीर्ण, मिश्रित और पल्ली। और मकानों की संख्या और बीच की दूरी के आधार पे किस प्रकार से वो साथ साथ बताता जा रहा हूं मैं। सघन अधिवास, इन अधिवासों को केंद्रित, पुंजित, सहस आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे अधिवासों को केंद्रित अधिवास, पुंजित अधिवास, सहस अधिवास आदि नामों से भी जाना जाता है। इन अधिवासों में एक छोटा सा डायग्राम द्वारा आप लोग समझना, इन अधिवासों में मकानों की संख्या बहुत अधिक होती है। ये मान सकते हैं कोई अधिवास है जिसमें ये मकान बने हुए हैं। तो सघन अधिवासों में मकानों की संख्या बहुत अधिक होती है और मकानों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। मकान एक दूसरे के पास पास और एकदम सटे हुए होते हैं। ऐसे अधिवास सघन अधिवासों के नाम से जाने जाते हैं कि इन अधिवासों में मकानों की संख्या बहुत अधिक होती है, मकान एकदम पास पास होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे अधिवासों को सघन अधिवासों के नाम से जाना जाता है। ऐसे अधिवास या बस्तियों के बीच में कहीं मंदिर, मस्जिद या विद्यालय बने होते हैं। कहीं मंदिर, मस्जिद या विद्यालय भी इनके मध्य देखने को मिलते हैं। और किसी मंदिर, मस्जिद या विद्यालय के चारों ओर धीरे धीरे जब अधिवास बनने लग जाते हैं और एकदम पास पास हो जाते हैं तो वहां पर सघन प्रकार के अधिवासों का निर्माण होता है, सघन बस्तियों का निर्माण होता है। इन अधिवासों की अगर विशेषता की बात करें तो इन अधिवासों को केंद्रित, पुंजित और सहस अधिवासों के नाम से जाना जाता है। दूसरी विशेषता आती है इन अधिवासों में मकान बहुत पास पास होते हैं। तीसरी विशेषता इसी से जुड़ी हुई, मकानों के बीच की दूरी कम होती है। इस प्रकार के अधिवासों में मकानों के बीच की दूरी कम होती है। ऐसे अधिवासों में रहने वाले लोगों में सामाजिक सहयोग और मेलजोल की भावना पाई जाती है। कैसे अधिवासों में सामाजिक सहयोग और मेलजोल की भावना अधिक पाई जाती है। और पांचवी विशेषता, इन अधिवासों में अधिवासों के मध्य वाले भागों में कहीं मंदिर, मस्जिद, विद्यालय या अन्य प्रकार के दर्शनीय स्थल भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे अधिवास मुख्यतः सघन प्रकार के अधिवास कहलाते, इन्हें सघन अधिवास कहा जाता है। अब बात करते हैं सघन अधिवासों का वितरण की। सघन अधिवासों का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मुख्यतः इस प्रकार की जो अधिवास है वो गंगा सतलज के मैदान, विशेषकर इस प्रकार के अधिवास समतल मैदानी भागों में पाए जाते हैं जहां पे उपजाऊ मैदान होते हैं और पानी की उपलब्धता होती है। गंगा सतलज का मैदान, पूर्वी राजस्थान का मैदान, मालवा का पठार,
आदि जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में विशेषकर इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से जो पंजाब और हरियाणा के मैदानी क्षेत्र आ जाते हैं, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र, वहां पर भी इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, इनकी विशेषताएं कौन सी है और वितरण, कोई क्षेत्र बताइए, तो वहां पे आप लोग बता सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है प्रकीर्ण अधिवासों की। इन अधिवासों को एकाकी, बिखरे या छितरे अधिवास भी कहा जाता है। इस प्रकार के अधिवासों को एकाकी अधिवास, बिखरे हुए अधिवास या छितरे हुए अधिवास कहा जाता है। इन अधिवासों में मकानों की संख्या बहुत कम होती है और मकानों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे अधिवास जिनमें मकानों की संख्या बहुत कम होती है और मकानों के बीच की दूरी ज्यादा होती है, उन अधिवासों को प्रकीर्ण अधिवास, बिखरे हुए अधिवास या एकाकी अधिवास के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे यह सघन अधिवास है। अगर हम बात करें प्रकीर्ण अधिवासों की, तो ये प्रकीर्ण अधिवास है। ये कोई बस्ती या क्षेत्र है जिसमें ये मकान बने हुए जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है और मकानों के बीच की जो दूरी है वो भी बहुत अधिक है, मकानों की संख्या बहुत कम है। ऐसे अधिवासों को प्रकीर्ण अधिवास या बिखरे हुए अधिवास कहा जाता है। इन अधिवासों की अगर विशेषताओं की बात करें तो इन्हें एकाकी, बिखरे या छितरे हुए अधिवास कहते हैं। ये अधिवास मुख्यतः खेतों में दूर दूर पाए जाते हैं। ये अधिवास मुख्यतः खेतों में दूर दूर पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता, इन अधिवासों में मकानों की संख्या बहुत कम होती है। और चौथी विशेषता की बात करें तो इन अधिवासों में मकान दूर दूर होने के कारण व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीने के आदी होते हैं। पांचवी विशेषता आती है, इन अधिवासों में रहने वाले लोगों में सामाजिक सहयोग वह मेलजोल की भावना बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि दूर दूर रहते एक दूसरे से, इसलिए इनमें सामाजिक सहयोग और मेलजोल की जो भावना है वो कम पाई जाती है। ये अधिवास प्रकीर्ण अधिवास कहलाते हैं। मिश्रित अधिवासों की, मिश्रित अधिवासों को अर्ध सघन अधिवास या अर्ध केंद्रित या अर्ध कुंजित अधिवास के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं उन वो अधिवास मुख्यतः सघन और प्रकीर्ण अधिवासों की बीच की अवस्था कहलाते हैं। कि ऐसे अधिवासों को सघन अधिवास और प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था कहा जाता है। ये मिश्रित अधिवास का उदाहरण है। यहाँ पे मान सकते हैं मिश्रित अधिवास है जिसमें ये मकान बने हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, छोटा सा उदाहरण है कि इन अधिवासों में मकानों की संख्या सघन अधिवासों से कम और प्रकीर्ण अधिवासों से ज्यादा होती है। ठीक है। दूसरी विशेषता की बात करें तो इन अधिवासों में मकानों के बीच की दूरी सघन अधिवासों से ज्यादा होती है और प्रकीर्ण अधिवासों से क्या होती है, कम होती है। तो आप लोग सीधा से याद रखना, इन अधिवासों में मकानों की संख्या सघन अधिवासों से कम और प्रकीर्ण अधिवासों से क्या होती है, ज्यादा होती है। इन्हें सघन और प्रकीर्ण के बीच की अवस्था भी कहा जाता है। ये इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल होती है कि इन अधिवासों में मकानों की संख्या सघन अधिवासों से कम और प्रकीर्ण अधिवासों से अधिक पाई जाती है। इन्हें सघन और प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध सघन अधिवास भी कहा जाता है। इस प्रकार के अधिवास तब विकसित होते हैं जब समाज का एक वर्ग उठकर किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। किसी गांव में एक समूह या समुदाय उठकर दूसरी जगह चला जाता है और वहां पर धीरे धीरे बस्तियों का विकास होने लग जाता है, उस समूह की संख्या बढ़ने लग जाती है, तो वहां पर विस्तृत प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप लोगों के 1 नंबर का क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि किस राजस्थान के किस जिले में या किस क्षेत्र में मिश्रित प्रकार के अधिवासों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे खुर्द गांव, कोटा जिले की सांगोद तहसील में, कोटा जिले की सांगोद तहसील में
खुर्द गांव है, वहां पर जो अधिवास पाए जाते हैं वो मिश्रित प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप लोग आ चुका है एक बार पहले एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि मिश्रित अधिवासों के कोई उदाहरण दीजिए, तो खुर्द गांव कोटा जिले में सांगोर तहसील में पाए जाते हैं। प्रकीर्ण प्रकार के अधिवासों के बारे में मैं बताना भूल गया। प्रकीर्ण प्रकार के अधिवास कहाँ पाए जाते हैं? प्रकीर्ण प्रकार के अधिवास राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में, जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं वहां पर इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। हिमालय के जो ऊपरी तराई वाले क्षेत्र आते हैं वहां पर इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां आती है उन पहाड़ी भागों में प्रकीर्ण प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं, इसका भी आप लोग याद रखना। और मिश्रित अधिवास कोटा जिले के खुर्द गांव में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पल्ली या नंगले। पल्ली या नंगलों को मुख्यतः अगर कहा जाए तो ढाणिया भी कहा जाता है, हमारी सामान्य भाषा में ढाणिया भी कहा जाता है। कि जब गांव में कोई एक समूह या समुदाय या एक जाति के लोग जब गांव के बाहरी इलाकों में जाकर बस जाते हैं, तो वो लोग जब एक जाति या समुदाय के लोग जब किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं तो उनका एक छोटा सा कबीला या एक समूह विकसित हो जाता है। उस छोटे से समूह या कबीले को क्या कहा जाता है? पल्ली या नंगले के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के अधिवासों का निर्माण तब होता है जब गांव की एक समुदाय या एक जाति के लोग अपने गांव को छोड़कर किसी भी कारण से गांव को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। या तो वो कारण पर्यावरणीय हो सकते हैं या वातावरणीय हो सकते हैं, या फिर वो पारिवारिक कारण हो सकते हैं जिनके कारण वो लोग अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। तो वहां पे जाके अगर वो बस जाते हैं तो वहां पर पल्ली या नंगले प्रकार के अधिवास विकसित होते हैं। तो आप लोग याद रखना ग्रामीण अधिवासों के प्रकार: सघन अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। अब नेक्स्ट बात आती है ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। कि ग्रामीण अधिवासों के जो प्रतिरूप है वो किस प्रकार के होते हैं? प्रकार और प्रतिरूप दोनों में एक अंतर पाया जाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों का निर्धारण मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर किया जाता है, जबकि ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों का निर्धारण अधिवासों की आकृति के आधार पर किया जाता है। उन अधिवासों की आकृति किस प्रकार की बन रही है? आयताकार है, वृत्ताकार है, अरीय है, त्रिभुजाकार है, किस प्रकार के जो अधिवास है या ग्रामीण क्षेत्र वो विकसित हो रहे हैं, उनकी आकृति या शेप कैसा बन रहा है, उसके आधार पर ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों का निर्धारण किया जाता है। तो ग्रामीण अधिवासों के जो प्रतिरूप है उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप कहां बनते हैं? जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी सड़क, किसी नदी, किसी नहर या किसी रेल मार्ग के सहारे सहारे अधिवासों का निर्माण होता है तो वहां पर रेखीय प्रकार के अधिवास बनते हैं। मान लेते हैं ये सड़क बनी हुई है यहाँ पे या रेल मार्ग बना हुआ है, कि मान लो ये कोई सड़क है या रेल मार्ग है, इस सड़क या रेल मार्ग के सहारे सहारे इस प्रकार से अधिवास बने हुए हैं। तो जब किसी नदी, किसी सड़क, किसी नहर के किनारे किनारे जब अधिवासों का या बस्तियों का निर्माण होता है तो वहां पर रेखीय प्रकार के प्रतिरूप विकसित होते हैं। इन अधिवासों को पंक्तिनुमा अधिवास भी कहा जाता है। इन अधिवासों को पंक्तिनुमा अधिवास भी कहा जाता है क्योंकि मकान पंक्ति में बने होते हैं और जहां पर सड़क, नदी या नहर में मोड़ आता है उस मोड़ के सहारे अधिवासों का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार हो जाता है, इसलिए इन अधिवासों को अर्धचंद्राकार अधिवास भी कहा जाता है। कि सड़क, नदी या नहर के मोड़ के सहारे इन अधिवासों की आकृति अर्धचंद्राकार हो जाती है, इसलिए इन्हें अर्धचंद्राकार अधिवास भी कहा जाता है। दूसरी बात करें आयताकार प्रतिरूप की। आयताकार प्रतिरूप को अगर हम बात करें जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है और उस समकोण के सहारे सहारे अधिवासों का निर्माण होता है या बस्तियों का निर्माण होता है, तो वहां पर बस्तियों का आकार
आयताकार हो जाता है। इस प्रकार की बस्तियों को या आयताकार इस जो अधिवास होते हैं उन्हें आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। इन्हें चौकपट्टी प्रतिरूप भी कहा जाता है। ऐसे अधिवासों को चौकपट्टी प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम डायग्राम की बात करें, चित्र की बात करें, यहाँ पर ये दो सड़कें एक दूसरे को काट रही है और इन सड़कों के सहारे सहारे यहाँ पर अधिवास बन रहे हैं। तो इनकी जो आकृति हो रही है वो आयताकार प्रकार की हो रही है। ऐसे अधिवास आयताकार प्रतिरूप के नाम से जाने जाते हैं। तीसरी बात करें हम, त्रिभुजाकार प्रतिरूप की। तो त्रिभुजाकार प्रतिरूप की अगर हम बात करें, जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में जो दो नदी, दो नहर या दो सड़क मार्ग एक दूसरे से आकर मिलते हैं लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं है, यानी नदी, नहर या सड़कों का संगम होता है, तो उनके बीच वाले भाग में अधिवासों का निर्माण होने से उनकी आकृति त्रिभुजाकार प्रकार की हो जाती है। ऐसे अधिवास त्रिभुजाकार प्रतिरूप के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार के जो अधिवास या बस्तियां बन रही है कि ये नदी जा रही है, दो नदियां एक दूसरे के साथ आपस में मिल रही है, संगम हो रहा है नदी का, और इन नदियों के बीच में या दो सड़क हो सकती है या दो नहरें हो सकती है। उनके बीच वाले भागों में जब अधिवास या बस्तियों का निर्माण होता है तो वहां पर त्रिभुजाकार प्रकार के प्रतिरूप निर्मित होते हैं। विशेषकर जो सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम वाले मैदानी इलाके आते हैं भारत में, उन मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर ज्यादातर नदियां एक दूसरे से आकर मिलती है। इसके अलावा जहां पे गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, उसके संगम के बीच वाले इलाके में भी इस प्रकार के अधिवास ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। चौथा आता है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप को त्रिज्या प्रतिरूप भी कहा जाता है। जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी केंद्र से कच्ची या पक्की सड़कें बाहर की ओर निकलती हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में कई कच्ची या पक्की सड़कें आपस में आकर मिलती है एक स्थान पर, तो उन कच्ची या पक्की सड़कों के सहारे सहारे जब बस्तियों या अधिवासों का निर्माण होता है तो ऐसे अधिवासों को या ऐसे प्रतिरूपों को अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। यहाँ पर मान सकते हैं ये गांव का केंद्रीय स्थल है, इस केंद्रीय स्थल से ये कच्ची या पक्की सड़कें बाहर की ओर निकल रही है और यहाँ पर इनके किनारे किनारे अधिवासों का निर्माण होता है। इस प्रकार से किसी ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र से बाहर की ओर जब कच्ची या पक्की सड़कें जाती है या कच्ची या पक्की सड़कें आकर एक स्थान पे मिलती है, तो उन कच्ची या पक्की सड़कों के सहारे सहारे जब अधिवासों का निर्माण होता है तो वहां पर अरीय प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो अरीय प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट है तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में नदी दोआब या अंतरीप वाले क्षेत्रों में जब अधिवासों का निर्माण होता है
तो वहां पर अधिवासों की आकृति तीर नुमा हो जाती है, जिसे तीर प्रतिरूप कहा जाता है। अंतरीप से मतलब है कि धरातल का स्थलीय क्षेत्र या फिर सॉरी स्थलीय क्षेत्र का वह निचला हिस्सा या दक्षिणतम हिस्सा जो पानी से घिरा हुआ रहता है, उस हिस्से को अंतरीप कहा जाता है। दोआब से मतलब होता है कि जहां पर दो नदियां एक दूसरे के आसपास से निकल रही है, दो नदियां एक दूसरे के आसपास से निकल रही है और दोनों नदियों के द्वारा मिट्टी के जमाव से बीच में बनने वाला जो मैदान होता है, उस बीच में बनने वाले मैदान को दोआब कहा जाता है। तो किसी नदी दोआब या किसी अंतरीप के पास जब अधिवासों का निर्माण होता है या अधिवासों का विकास होता है, तो वहां पर तीर प्रतिरूप विकसित होते हैं। विशेषकर विशेषकर भारत में कन्याकुमारी अंतरीप वाला हिस्सा, कि भारत का एकदम दक्षिणतम जो सिरा है, दक्षिणतम हिस्सा है मुख्य भारत की भूमि वाला, उसे कन्याकुमारी कहा जाता है। ये भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, कन्याकुमारी वाला हिस्सा। इस कन्याकुमारी वाले हिस्से में जो अधिवास विकसित हुए हैं अंतरीप वाले हिस्से में, वो तीर प्रतिरूप जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे प्रतिरूप तीर प्रतिरूप कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ताकार प्रतिरूप की। जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी तालाब, झील या किसी कुएं के चारों ओर या किसी जलाशय के चारों ओर जब अधिवासों का निर्माण होता है, तो उन अधिवासों की आकृति वर्ताकार हो जाती है या गोलाकार हो जाती है। इस प्रकार की जो प्रतिरूप विकसित होते हैं, उनको वर्ताकार प्रतिरूप भी कहा जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें कोई धार्मिक स्थल है, तो मंदिर मस्जिद बनी हुई है, या कोई चबूतरा है, उस चबूतरे के चारों ओर धीरे धीरे अधिवासों का विकास होने लग जाता है, तो उन अधिवासों की जो आकृति होती है वो वृत्ताकार हो जाती है। चारों तरफ परिधीय क्षेत्र में अधिवास विकसित हो जाते हैं। ऐसे अधिवास जब विकसित होते हैं, तो अधिवासों के इन प्रतिरूपों को वर्ताकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। या फिर साधारण भाषा में किसी ग्रामीण क्षेत्र में जलाशय के चारों ओर जब अधिवासों का निर्माण होता है, तो उसे वर्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें नंबर पे, तो पंखानुमा प्रतिरूप। पंखानुमा प्रतिरूप जो है उनका विकास कैसे होता है? अगर हम पंखानुमा प्रतिरूप की बात करें, तो जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी केंद्रीय स्थल के चारों ओर जब अधिवास बन जाते हैं, किसी केंद्रीय स्थल के चारों ओर जब अधिवास बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे उस केंद्रीय स्थल की चारों तरफ की जो सड़कें हैं, उन सड़कों के सहारे सहारे भी बाहर की ओर अधिवासों का निर्माण होने लग जाता है, तो उसकी आकृति पंखे जैसी हो जाती है। इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं, उन अधिवासों को पंखानुमा अधिवास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के अधिवास भी मुख्यतः अरीय प्रकार के अधिवासों से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले केंद्रीय भाग में चारों तरफ अधिवासों का निर्माण होता है वर्ताकार रूप में। फिर बाहर की ओर अधिवास विकसित होने लग जाते हैं, तो उनकी आकृति पंखे जैसी हो जाती है। ऐसे अधिवास पंखानुमा प्रतिरूप कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करिए अगर हम, तो तारानुमा प्रतिरूप।
तारानुमा प्रतिरूप की अगर हम बात करें कि जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में अरीय अधिवासों का निर्माण होता है, कि ग्रामीण क्षेत्र में जब कई कच्ची पक्की सड़कें आपस में आकर मिलती है तो उन कच्ची या पक्की सड़कों के सहारे सारे अधिवासों का निर्माण होता है, तो ऐसे अधिवास अरीय प्रतिरूप कहलाते हैं। लेकिन जब अरीय अधिवासों का धीरे धीरे विकास होने लग जाता है और वो गांव के बाहरी क्षेत्रों में चारों तरफ जो सड़कों के किनारे किनारे अधिवास विकसित हो जाते हैं दूर दूर तक, तो बाहर की वाली सड़कों के किनारे किनारे बाहर वाली सड़कों के किनारे किनारे चारों तरफ जब अधिवासों का निर्माण हो जाता है तो ऐसी आकृति तारे जैसी हो जाती है। इस प्रकार के अधिवासों को तारानुमा प्रतिरूप कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो सीढ़ीनुमा प्रतिरूप की बात आती है। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कहाँ विकसित होते हैं? मुख्य रूप से देखा जाए तो ऊंचे पहाड़ी ढालों में, जहां पर विशेषकर सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। जहां पर सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है उन ऊंचे पहाड़ी ढालों में, सीढ़ीनुमा कृषि वाले भागों में सीढ़ीनुमा ढाल, पर्वतीय ढालों को काटकर सीढ़ीनुमा बना लिया जाता है, समतल बना लिया जाता है, और वहां पर जो अधिवास बनाए जाते हैं उन अधिवासों को सीढ़ीनुमा अधिवास या सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। मान लेते हैं कि ये पर्वतीय क्षेत्र है जिसके सीढ़ीनुमा ढाल बने हुए हैं। उन सीढ़ीनुमा ढालों पर जब अधिवासों का निर्माण हो जाता है तो वहां पर सीढ़ीनुमा प्रतिरूप विकसित होते हैं। विशेषकर भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उन उत्तरी पूर्वी राज्यों में, हिमाचल प्रदेश वाले इलाकों में, उत्तराखंड वाले इलाकों में, विशेषकर जहां पर सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है मधुमक्खी छत्ता। मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप कहाँ मिलते हैं? विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजातियां होती है, कि ऐसे क्षेत्र जहां पर जो मरुस्थलीय होते हैं वहां पर जनजातियां निवास करती है, तो वे जनजातियां उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में गुंबदाकार झोपड़ियां बनाकर निवास करती है। किस प्रकार की गुंबदाकार झोपड़ियां बनाकर निवास करती है? फिर धीरे धीरे वहां पर गुंबदाकार झोपड़ियों की संख्या बढ़ने लग जाती है, और वो गुंबदाकार झोपड़ियां जब चारों तरफ से वहां पर विकसित हो जाती है, चारों तरफ गुंबदाकार झोपड़ियां विकसित हो जाती है, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहां पर मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है। तो वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के द्वारा जब गुंबदाकार प्रकार की झोपड़ियां बनाई जाती है तो ऐसी गुंबदाकार झोपड़ियों के समूह को मधुमक्खी छत्ते के नाम से या मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप आते हैं। यहाँ से आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन या उससे भी ज्यादा का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी 2 ग्रामीण अधिवासों का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप लोग उनकी विशेषताओं के साथ चित्र सहित उनको समझा सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रामीण अधिवासों की समस्याओं की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रामीण अधिवासों की कौन कौन सी समस्या होती है, या ग्रामीण अधिवासों में रहने वाले लोगों में किस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो ग्रामीण अधिवासों की जो समस्याएं आती है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला आवागमन के साधनों का अभाव, कि ग्रामीण अधिवासों में आज भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर सड़क परिवहन या किसी भी प्रकार के परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो पाया है। ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर रहने वाले लोगों को इस प्रकार की समस्या रहती है, या जहां पर थोड़े बहुत परिवहन के साधन विकसित है भी सड़क मार्गों के रूप में, वहां पर सड़कें टूटी हुई है, बसें नहीं चलती है, इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। दूसरा है स्वच्छ पेयजल का अभाव। भारत में बहुत अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या देखने को मिलती है कि वहां पर स्वच्छ पेयजल का अभाव पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दूषित जल पीना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों की संभावना रहती है, बहुत सारी बीमारियां वहां पर देखने को मिलती है दूषित जल पीने से। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटलिटी की सुविधा या हॉस्पिटल वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं। डॉक्टर वगैरह वहां मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं।
इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित लाभ लेने के लिए शहरों की ओर जाना पड़ता है। चौथी बात आती है विद्युत आपूर्ति की समस्या। जिस प्रकार से शहरों में लगभग 24 घंटे बिजली की सुविधा रहती है, उसी प्रकार की सुविधा की आज ग्रामीण क्षेत्रों में कमी पाई जाती है। हालांकि कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विद्युत आपूर्ति की समस्या का समाधान हुआ है, लेकिन वो बहुत ही कम स्तर पे है। आज भी भारत के अनेक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से हो ही नहीं पाई है, या ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी है बिहार वाले इलाकों में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए इलाकों की अगर हम बात करें, तो उन इलाकों में आज भी कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर लोगों के पास बिजली है ही नहीं, वहां पर विद्युत आपूर्ति है ही नहीं। नेक्स्ट है रोजगार की कमी। ये ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार की कमी या रोजगार की समस्या देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर हम बात करें तो विशेषकर छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी दोनों देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र में ये बेरोजगारी देखने को मिलती है क्योंकि खेती करने वाले लोगों को 2-4 महीने तो रोजगार मिल जाता है, लेकिन जब खेती नहीं होती है, वर्षा काल का अभाव होता है, उसके पश्चात वो लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं, जिसके कारण छिपी हुई बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी इन लोगों में देखने को मिलती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाना पड़ता है। नेक्स्ट है संचार के साधनों की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन है, इसके अलावा डाक है या अन्य प्रकार के जो संचार के साधन है, उनका भी ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव पाया जाता है या कमी पाई जाती है। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे मोबाइल का विकास हुआ है, उस मोबाइल के विकास के साथ साथ इस समस्या का समाधान हुआ है, लेकिन आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर संचार के साधनों की कमी पाई जाती है या संचार के साधनों का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ हद तक तो स्कूलों का विकास हो चुका है। 12वीं क्लास करने के पश्चात या स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात वहां पर कॉलेज वगैरह, उच्च शिक्षा से संबंधित जो तकनीकी विद्यालय हो सकते हैं या अन्य प्रकार के जो महाविद्यालय होते हैं, जिनमें उच्च शिक्षा लेने के लिए विद्यार्थियों को जाना पड़ता है, तो उनका अभाव पाया जाता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, जो उनके लिए महंगी पड़ती है, वहां पे उन लोगों को रहना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो आप लोग अच्छे से ये पॉइंट याद कर लेना। ग्रामीण अधिवासियों की समस्याएं, आवागमन के साधनों का अभाव, स्वच्छ पेयजल का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, विद्युत आपूर्ति की समस्या, रोजगार की कमी, संचार के साधनों की कमी और उच्च शिक्षा का अभाव। धन्यवाद।